अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी की क्लास में चैप्टर नंबर 20 जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। एक टॉपिक जो है वो ट्रांसलेशन वाला, वो मैंने अभी स्किप कर दिया है, वो मैं आपको क्लास में ही पढ़ाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे समझना मुश्किल हो सकता है। चुनांचे उसको स्किप करके आपने इस चैप्टर के लास्ट दोनों टॉपिक्स के ऊपर आ जाना है। उसमें एक होता है जेनेटिक कोड और दूसरे को हम कहते हैं म्यूटेशंस। ये दोनों आज आपने अंडरस्टैंड करने हैं। दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको कंप्लीट ये प्रिपेयर करने पड़ेंगे क्योंकि वो किसी भी लाइन में से शॉर्ट क्वेश्चन आपको दे सकता है और एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। अच्छा, जेनेटिक कोड जो है इसी को हम ट्रिपलेट कोड का भी नाम देते हैं। ये आगे मैंने लिख दिया कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। होता ये है कि आपके पास ये प्रपोज किया गया कि 3 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो मिलके एक कोडान बनाते हैं, उसे हम कोडान कहते हैं, और वो आगे एक अमाइनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। अच्छा, ये 3 साइंटिस्ट आपकी बुक में लिखे हुए हैं, उनके आपने नाम याद कर लेने हैं, जिन्होंने ये कहा था कि क्यों जो है ये जेनेटिक कोड जो है ये ट्रिपलेट होना चाहिए, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर क्यों मुश्तमिल होना चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि आपको पता है 4 जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस है। अगर ये जेनेटिक कोड जो है वो दो न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है तो जो कॉम्बिनेशन बनने थे वो 4⁻² यानी कि 16 बनने थे। लेकिन इंसानों के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। यानी कि अगर 16 कोडान हम बनाते तो उससे अमाइनो एसिड्स कितने बने थे? 16। लेकिन हमारे अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कितने हैं? 20। चुनांचे ये दो की जो सीक्वेंस है ना, 2 नाइट्रोजनस बेसिस का मिल के एक अमाइनो एसिड इनकोड करना, ये दुरुस्त नहीं है। चुनांचे वो जो 3 साइंटिस्ट जिनके नाम मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर कहा कि आपने प्रिपेयर करने हैं, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स का मिलके एक कोडान बनाते हैं। तो इस तरह जो आपके पास कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 4⁻3, 4 4s are 16, 16 4s are 64 बन जाते हैं। अब इस 64 जो है इसको फिर उन साइंटिस्ट ने जो है वो टेस्ट किया कि इनमें से वाकई कौन कौन सी जो एक ट्रिपलेट कोड है वो आगे एक अमाइनो एसिड को इनकोड करता है। उसमें से उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि ये जो UAA, ये एक जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का एक जो है वो ट्रिपलेट बनता है जिसे हम कोडान कहते हैं, UAG और UGA। ये जो 3 कोडान हैं इनको नॉन सेंस कोडान यानी स्टॉप कोडान कहते हैं। जहां पे ये आ जाते हैं वहां पे कोई भी अमाइनो एसिड इनकोड नहीं किया जा सकता। ये प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई यहां तक ही प्रोटीन्स बननी है। ठीक है, जिस तरह डीएनए की स्ट्रैंड्स के ऊपर एक सीरीज ऑफ जीसी हेयर पिन स्ट्रक्चर बन जाता है और वो प्रिडिक्ट करता है कि भाई ट्रांसक्रिप्शन यहां तक ही करनी है। इसी तरह जब मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन बनती हैं तो जिस हद तक जीन ने इनकोड होके प्रोटीन बनानी है वहां पे वो बन जाती हैं, और जहां पे उसको रोकना हो वहां पे ये तीनों ट्रिपलेट्स जो आपके पास तीनों नॉनसेंस कोडान है इनमें से कोई भी मौजूद होगा तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो रुक जाएगी। इसी तरह उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि जो ये इनिशिएशन कोड है कि कहाँ से आगे प्रोटीन बनना शुरू होगी वो AUG है, और AUG जो अमाइनो एसिड, ये ट्रिपलेट है ना, 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक अमाइनो एसिड को इनकोड करते हैं, ये मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये तीनों अमाइनो एसिड मिलके तीनों न्यूक्लियोटाइड्स मिलके जिस अमाइनो एसिड को इनकोड करते हैं उसे हम कहते हैं मिथियोनिन। अच्छा, इसके बाद उन्होंने मजीद ये प्रेडिक्ट किया कि ये जो जेनेटिक कोड है ये यूनिवर्सल कोड है। मिसाल के तौर पर AGA ऑलवेज स्पेसिफाइज द आर्जिनिन। ये ट्रिपलेट यानी 3 जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं ये मिलके हमेशा एक ही जो है वो अमाइनो एसिड इनकोड करते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे जो है वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे कोई और जानदार हो। ठीक है, यहां तक तो ये बता दिया गया कि ये यूनिवर्सल कोड है। लेकिन जब हमने माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर अपना जो है वो डीएनए होता है, उसको जो है जब हमने ट्रांसलेट करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि वो इतना ज़्यादा यूनिवर्सल भी नहीं है। उसमें एक ही कोडान यानी 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, वो कभी बैक्टीरिया के अंदर कोई और अमाइनो एसिड और यूकेरियोट्स के अंदर कोई और अमाइनो एसिड जो है वो इनकोड कर रही होती है। इसकी एग्जांपल जो है ना वो आपने मुझे पढ़ के खुद बतानी है कि सर इसकी एग्जांपल ये दी गई है। ठीक है, आखिरी पैराग्राफ जो है जेनेटिक कोड का पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो कि एक कोडान है वो कुछ
जो है वो जगहों पे एक अमाइनो एसिड और कुछ जगहों पे दूसरा अमाइनो एसिड जो है वो इनकोड कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद जो अगला शॉर्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक है, वो है म्यूटेशंस। म्यूटेशन जो है उसमें सबसे पहला जो 2-3 लाइनें हैं उसमें आपको बताया गया कि साइज ऑफ डीएनए इज वेरी लार्ज। अगर आप डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जो है उनको एक पूरी सीक्वेंस मतलब लेंथ वाइज देखें तो ये तकरीबन 100 बिलियन किलोमीटर जो है ना वो लंबी एक सीक्वेंस बन जाती है, और ये तकरीबन 60 टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम जुपिटर टू अर्थ। जुपिटर एक सियारा है, इस तरह जमीन एक सियारा है, इन दोनों के दरमियान जितना फासला है इसका 60 गुना ज्यादा कर दिया जाए तो इतनी जो है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो पाई जाती हैं। अच्छा, ये म्यूटेशंस जो हैं, म्यूटेशंस कहते हैं खराबी को। तो यहाँ पे ना आपकी बुक में उसने 2 म्यूटेशंस की काजेज बताई हैं। एक तो रेप्लिकेशन जब हो रही होती है तब कोई मिस्टेक हो जाती है, या फिर जेनेटिक मेकअप के अंदर कोई डैमेज हो जाता है। ठीक है, डैमेज जो है ये मुख्तलिफ केमिकल्स की वजह से या मुख्तलिफ आपके इन्वायरमेंटल जो हैजर्ड्स हैं उसकी वजह से ये डैमेज हो सकता है। फिर यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने बताई कि म्यूटेशन अगर जर्म लाइन सेल्स, एक्चुअली में हमारी बॉडी जो है 2 तरह के सेल से मिलकर बनी होती है। एक को हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनाते हैं। सोमैटिक सेल्स में अगर कोई म्यूटेशन हो जाए तो उससे एवोल्यूशन नहीं होती, लेकिन अगर जर्म लाइन सेल्स में कोई म्यूटेशन को खराबी हो जाए तो वो एवोल्यूशन का सबब बन सकती है। फिर 2 इसकी टाइप्स यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। म्यूटेशंस की 2 टाइप्स होती हैं, एक क्रोमोसोमल अबर्शन होती है और एक पॉइंट म्यूटेशन। क्रोमोसोमल अबर्शन का मतलब ये होता है कि ये मेगा चेंजेस है। मेगा चेंजेस में कि जो आपके क्रोमोसोम्स की तादाद है वो या तो तब्दील हो गई, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जी क्रोमोसोम जो है वो 46 की बजाय 47 हो गए, या 48 का भी केसेस होते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम के अंदर एक पूरे का पूरा जो पोर्शन है वो न्यू जो है वो इंसर्ट कर दिया जाए या डिलीशन कर दी जाए, उसमें से रिमूव कर दिया जाए। इस तरह ये डिफरेंट तरह की क्रोमोसोमल अबर्शन जो है वो हो सकती है। और इससे आगे जो फिर मुख्तलिफ बीमारियां या मुख्तलिफ जो है वो आप यूं कह लें कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनमें यहाँ पे 2 का नाम यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ये दोनों आपने पढ़नी भी है चैप्टर नंबर 21 के अंदर, डाउन्स सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम उस बीमारी को कहते हैं जो क्रोमोसोम की तादाद कम या ज्यादा होने की वजह से हो। ठीक है, ये हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे, आपने अभी इनके सिर्फ नाम याद करने। तो अगर क्रोमोसोम की तादाद कम या ज्यादा हो गई, उसमें डिलीशन हो गई, इंसर्शन हो गई, तो उसे भी हम कहेंगे क्रोमोसोमल अबर्शन की वजह से होने वाली म्यूटेशन। लेकिन अगर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स या एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस अगर अपनी जगह से तब्दील हो जाती है तो उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे अल्टरनेशन इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड काज्ड बाय रेडिएशन और केमिकल्स। ये रेडिएशन की वजह से भी हो सकती है या केमिकल्स की। इसकी मिसाल में सिकल सेल एनीमिया। इस सिकल सेल एनीमिया बीमारी के अंदर क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड जो है, जो कि एक अमाइनो एसिड है, वो तब्दील हो जाता है वेलिन के अंदर। जब ग्लूटामिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड की जब तब्दीलियां होती हैं तो अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड किस में तब्दील हो जाता है, वेलिन के अंदर। तो फिर उसकी वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, वो अपना काम करना भूल जाती है और एक बीमारी सिकल सेल एनीमिया का सबब बन जाती है। इसी तरह फिनाइल कीटोनुरिया, ठीक है, ये एक डिफेक्टिव एंजाइम फिनाइलिन हाइड्रोजाइलेज की वजह से होती है। यानी कि ये एंजाइम जो है ये डिफेक्टिव हो जाता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज, जिसकी वजह से ये फिनाइल एलानिन एक कंपाउंड है, ये बहुत ज्यादा आपके ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है एंड इट कैन इवन लीड टुवर्ड्स द डेथ ऑफ अ पेशेंट। तो ये भी बीमारी एक पॉइंट म्यूटेशन के जुमरे में आती है। तो ये क्रोमोसोमल वर्जन और पॉइंट म्यूटेशन, इनको जरा अच्छी तरह से आपने याद करना है शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर। कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।